नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम जगत में। तो दोस्तों जीएस की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं और आने वाले सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहाँ पे जीएस की सबसे बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी दोस्तों। और अभी हमारा पॉलिटी का सेक्शन चल रहा है और जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों पॉलिटी में, वो होने वाला है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है शेड्यूल्स। इसी को शेड्यूल्स बोला जाता है इंग्लिश में। और जब हम आपको संविधान का एक ओवरव्यू दे रहे थे दोस्तों, जब संविधान की प्रस्तावना या संविधान के भाग में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में जो है वो टोटल 22 भाग होते हैं। संविधान में टोटल भागों की संख्या कितनी है? 22 भाग होते हैं। अनुच्छेदों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अनुच्छेदों की संख्या हम बताए थे आपको 396। और अनुसूचियाँ, वो यही अनुसूचियाँ हैं। और अनुसूचियों की जो संख्या बताए थे हम आपको, अनुसूचियों की संख्या वो आज की डेट में 12 है। लेकिन जब स्टार्टिंग में ये संविधान बना था दोस्तों, तो हमने आपको बताया था कि जो संविधान के स्टार्टिंग में जो है अनुसूचियों की संख्या मात्र 8 होती थी। लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य में और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें संवैधानिक संशोधन के जरिए इसमें संविधानों की संख्या और ऐड की गई और इसमें अनुच्छेद भी जोड़े गए। तो आज हम चलते हैं अनुसूचियों के बारे में आपको बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोस्तों, ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। अब अगर प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्ज़ाम को आपका सॉल्व पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर बनते रहते हैं। तो चलिए अनुसूचियाँ आज शुरू करते हैं हम अपनी। आज शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। टोटल कितनी होती है अनुसूचियाँ? 12 होती हैं। अब आइए एक एक अनुसूची हम लेते हैं और उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहली अनुसूची हमारी है, इसको प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची। अगर पहली अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, तो पहली अनुसूची में ये बताया गया है कि भारतीय संविधान के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। तो भारतीय संविधान के संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में जो हम आपको बता रहे थे, तो भारतीय संघ में टोटल कितने स्टेट्स हैं? करंट में 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की संख्या अब संवैधानिक संशोधन के बाद चेंज की है। अब संवैधानिक संशोधनों की संख्या 9 हो चुकी है। जो पहले 7 हुआ करती थी, वो जो 5 अगस्त 2019 के जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है अलग से एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और उसी के मद्देनजर और यूनियन टेरिटरीज की संख्या 9 हो चुकी है दोस्तों। तो इसी के बारे में भारतीय संघ एवं राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में कि भारतीय संघ कहाँ तक फैला है, इसके अंग कौन कौन से हैं, इसमें इनमें इनके स्टेट्स कौन कौन से हैं, यूनियन टेरिटरीज हमारी कौन कौन सी हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए दूसरी अनुसूची देखते हैं। हमारी दूसरी अनुसूची की बात की जाए दोस्तों अगर, तो दूसरी अनुसूची में हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, प्रमुख पदाधिकारी इन द सेंस कि जैसे जो हमारे विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में ये इसको आप लोग चाहें तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति यानी राज्यसभा के उपसभापति, हमारे उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इत्यादि जो लोग होते हैं, इतने पद होते हैं दोस्तों, जो कि सेकंड। अब इसमें पूछा जाता है दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में कि दूसरी अनुसूची में वर्णित कौन से पदाधिकारी निम्न में से शामिल नहीं होते हैं। ये अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है, लोकसेवा आयोग में कई बार पूछा गया है। तो आपको इतने तो एकदम कंठस्थ होने चाहिए कि दूसरी अनुसूची में जो है कौन कौन से पदाधिकारी शामिल होते हैं। उसमें आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। अब राज्यसभा में कभी कभी ऑप्शन में आपको राज्यसभा का अध्यक्ष दे देता है, वहाँ अध्यक्ष न होकर राज्यसभा का सभापति होता है। और सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है हमेशा। राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। जो उपराष्ट्रपति को हमारे वेतन और भत्ते मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए न मिलते हुए वो राज्यसभा के सभापतित्व के लिए मिलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति
उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के हमारे जो न्यायाधीश होते हैं, इतने लोगों के लिए क्या होता है, जो इनके वेतन होते हैं, जो इनके भत्ते होते हैं, इतने लोगों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान किया गया है। और इस प्रावधान में ये किया गया है कि इतने लोगों का जो वेतन, भत्ता एवं पेंशन होगा वो दिया जाएगा भारत की संचित निधि से। अब हम आगे इसके बारे में आपको बताएंगे कि भारत की संचित निधि क्या होती है, किस आर्टिकल में है, इसकी क्या उद्देश्य है, तो किस लिए बनाई गई है। तो इतने लोगों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन जो है वो द्वितीय अनुसूची में है। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन कौन से लोगों को इसमें प्रावधान किया गया है। आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट तीसरी अनुसूची पे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तीसरी अनुसूची जो हमारी है उसमें ये बोला गया है कि तीसरी जो हमारी अनुसूचियाँ होती हैं उसमें अन्य पदाधिकारी जो होते हैं, अब इनको पदाधिकारी नहीं कहा जाता। तीसरी अनुसूची में जो है सरकार के लोग आते हैं। तीसरी अनुसूची में आते हैं सरकार के लोग, यानी हमारे मंत्री एवं कैग इत्यादि के लोगों का वेतन एवं भत्ता एवं इनके जो मंत्री एवं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के एवं हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीशों द्वारा लिया जाने वाले शपथ का प्रारूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अब तीसरी अनुसूची में क्या होता है कि हमारे मंत्री जो होते हैं, मंत्री इन द सेंस सरकार की कैबिनेट जो होती है, इसमें केंद्र की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री एवं उसके जो मंत्रिमंडल होता है उसकी जो कैबिनेट होती है, और राज्यों की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री एवं उनका कैबिनेट होता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इन सबकी जो शपथ के बारे में बात की गई दोस्तों, वो तीसरी अनुसूची में बात की गई है। अब हमारी आती है चौथी अनुसूची। अब चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है कि विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में स्थानों का वितरण। अब इसमें चौथी अनुसूची में दोस्तों जो हमारे अलग अलग स्टेट्स होते हैं उसमें राज्यसभा में कितनी संख्या अलॉट की गई है, कितने पद अलॉट किए गए हैं, इस बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो हमारी चौथी अनुसूची से मिलती है। इसमें अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा राज्य जिसको राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें प्रदान की गई है दोस्तों, तो ये दी गई हैं हमारे उत्तर प्रदेश को दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? 31। ये नंबर काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितने सीटों पे होता है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए 31 होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था में जो राज्यसभा की सीटों की जो संख्या का बंटवारा किया गया है दोस्तों, वो किया गया है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चूँकि जब पूछा जाता है कि जब भारतीय संविधान या दूसरे देशों के संविधानों में अगर बात की जाए कि क्या समानता या असमानता होती है, तो उसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो जब बात की जाती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से इसका कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ 50 स्टेट्स होती हैं, वहाँ होती है 50 स्टेट्स, 50 राज्य होते हैं, प्रत्येक की 2 सीटें होती हैं। आपकी जनसंख्या चाहे जो हो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। तो 50 स्टेट्स यानी अमेरिका की जो उच्च सदन या राज्यसभा होती है जिसको कहा जाता है सेनेट, तो अमेरिका की सेनेट में टोटल मेंबर्स होते हैं 100। उनकी 50 स्टेट्स होती हैं, हर स्टेट से 2 मेंबर लिए जाते हैं और इनकी सदस्य संख्या 100 हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कुछ स्टेट्स बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं जिनसे एक एक मेंबर आते हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ जो राज्यसभा की सीटों की संख्या वो निर्धारित की जाती है जनसंख्या के आधार पर। तो सर्वाधिक जो सीटें होती हैं वो उत्तर प्रदेश की होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना 5वीं अनुसूची देखते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, उपयोगी लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस पर रेगुलर विजिट करिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्जाम सब पाइपलाइन में है। जैसे कोविड का लॉकडाउन हटता है, चीज़ें अपने पटरी पे आती हैं, तो लगातार एग्जाम शुरू रहेंगे दोस्तों। तो जीएस की सबसे बेहतरीन क्लासेस देने के लिए हम आपको यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं, हम आपको बात करते हैं हमारी 5वीं अनुसूची के बारे में। अब 5वीं अनुसूची की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 5वीं अनुसूची में सिंपल सी एक बात की गई है, जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं,
एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 5वीं अनुसूची में दोस्तों ये बात की गई है जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र होते हैं या जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं, जो दूर दराज के जंगलों में या बहुत से ऐसे क्षेत्र जहाँ हमारे आदिवासी समूह पाया जाता है, तो उनकी कुछ विशिष्ट रीति रिवाज होते हैं, कुछ विशिष्ट उनका योगदान होता है, पर एक डेफिनेट लाइफस्टाइल होती है। तो उनको जो है मेन समाज के साथ कोरिलेशन ना हो, इस कोरिलेशन से बचने के लिए एक पूरी शेड्यूल दी गई है कि सबका जो है कल्चरल, सबका जो कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जाए या उनके अनुसूचित क्षेत्र की जो विशेषता है उसको प्रिजर्व किया जाए। और इसके मद्देनजर एक पूरी अनुसूची बना दी गई है कि अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उनको वहाँ के बारे में, अब इसमें ये सिंपल सा प्रावधान किया गया कि इन क्षेत्रों में जो प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे या जो भी सरकारें होंगी वो इनके जनजातीय क्षेत्रों के जो कल्चर होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें सहायता करेंगे। और यहाँ जो प्रशासक जाएंगे दोस्तों वो उनको इनके बारे में नॉलेज रखनी चाहिए, उनके बारे में इनकी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो एक जो कोलिशन की जो सिचुएशन आ जाती है वो ना आने पाए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अपनी छठी अनुसूची की। तो छठी अनुसूची की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो 5वीं अनुसूची थी वो थी अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जो जनजातियाँ होती हैं या जो हमारे जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन के बारे में थी। लेकिन छठी अनुसूची की बात की जाए तो यहाँ स्पेशली 4 राज्यों का वर्णन किया गया है, जो कि वो राज्य वो हैं असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। इसकी बात की जाए दोस्तों अगर, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम ये 4 स्टेट्स के बारे में स्पेसिफिकली इनके नाम लेके छठी अनुसूची में ये कहा गया है कि इन क्षेत्रों का जो प्रशासन के बारे में दिया गया है दोस्तों। इनके प्रशासन के बारे में मतलब यहाँ का प्रशासनिक ढांचा क्या होना चाहिए, यहाँ के प्रशासन की क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए या इनके कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, जो भी होता है वो इन 4 राज्यों का जो स्पेशल कल्चर होता है उसके बारे में बात की गई है। तो छठी अनुसूची केवल इन 4 राज्यों के लिए, इन 4 राज्यों के अलावा बाकी जितने भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके ऊपर लागू होगी हमारी इसके पहले वाली 5वीं अनुसूची। ठीक है, तो अब हम आप बात करते हैं अपनी 7वीं अनुसूची के बारे में। हमारी 7वीं अनुसूची जो है, हमारी 7वीं अनुसूची की बात की जाए दोस्तों, तो हमारी 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की बात करती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो शक्तियाँ होती हैं केंद्र एवं राज्यों की वो किसकी किस हद तक होनी चाहिए वो इसके बारे में बात करता है। तो इसमें 3 सूचियाँ बनती है। एक केंद्र सूची बनती है जिसका प्रभुत्व केंद्र सरकार के पास होता है, केंद्र सूची। दूसरी होती है राज्य सूची, इस विषय पर पूरा जो एक अधिकार होता है वो राज्य सरकारों का होता है, राज्य सूची। और तीसरी होती है समवर्ती सूची। अब इनकी अगर बात की जाए केंद्र सूची क्या है, इसमें कुछ विषय ऐसे दिए गए हैं कि जिन पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो एक अधिकार किसका है, वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। इसमें टोटल 97 विषय हैं और करंट में अगर बात की जाए तो इनकी संख्या बढ़ के लगभग 100 हो चुकी है। तो इतने विषय पे इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे विदेशी संबंध जो होते हैं दूसरे राज्यों से, संचार हो गया और बैंकिंग हो गई, प्रतिरक्षा हो गया या अन्य चीज़ें जो होती है वो केंद्र सूची में दी गई हैं। राज्य सूची की बात की जाए इसमें टोटल 66 विषय रखे गए थे, जो इनकी संख्या कुछ घट गई है, कुछ कम करके इसको कर दिया गया 61, और इनमें से जो निकाला गया था वो चीज़ें डाल दी गई हैं अब समवर्ती सूची में। तो इनकी संख्या 66 से घट के 61 हो गई है। इसमें क्या होता है, जैसे चिकित्सा हो गया, स्वास्थ्य चिकित्सा हो गया, पुलिस हो गई, शिक्षा हो गया, शिक्षा को इसमें से अब निकाल के समवर्ती में डाल दिया गया, ये हो गया। उसके बाद करारोपण हो गया, पंचायतों का जो करारोपण होता है कुछ हद तक इनको राज्य सूची में डाल दिया गया है। समवर्ती सूची की बात की जाए तो इनकी संख्या लगभग 47 है।
और इनमें जो है वो केंद्र और राज्य दोनों जो है वो इसमें कानून बना सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जब दोनों कानूनों जो केंद्र और राज्य सरकार के जो कानूनों का जो क्लैश होगा तो उसमें वरीयता मिल जाएगी केंद्र सरकार को, ठीक है। तो इसमें केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूचियों के बारे में हमें बताया गया है। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची की बात की जाए तो 8वीं शेड्यूल जो है हमारा 8वीं अनुसूची या शेड्यूल जो है उसमें भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, चूँकि भारत एक इतना वर्सटाइल देश है, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इतना बड़ा देश, इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखी गई थी, 14 रखी गई थी। उस टाइम ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी रखी गई थी? 14 रखी गई थी। लेकिन समय के साथ इसमें संवैधानिक संशोधन करके कुछ और, जैसे डोंगरी, मैथिली, नेपाली, भोजपुरी और या बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं हमारी जिनको, मणिपुरी, जिनको बढ़ाया गया। तो आज की डेट में अगर बात की जाए तो लैंग्वेजेस की संख्या कितनी हो गई है? भाषाओं की संख्या 22 हो गई है दोस्तों। अब इन 22 को अब आप चाहे तो हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के पूरी एक लिस्ट दे देंगे कि संवैधानिक संशोधन द्वारा किसको ऐड किया गया और किसको हटाया गया। तो इसमें 14 स्टार्टिंग में थी और इनको बढ़ा करके भाषाएं कितनी कर दी गई हैं? 22 कर दी गई हैं। हमारी 9वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। 9वीं अनुसूची में हमारे है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियाँ। अब इसमें देखते हैं कि कुछ एक स्पेशलाइज कंडीशंस अगर कभी ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं तो राज्य द्वारा किसी इंसान की जो संपत्ति होती है वो अधिग्रहित कर ली जाती है। अब जैसे इसका एग्जांपल कुर्की के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें यही होता है कि संपत्ति के अधिग्रहण की कुछ विधियां बनाई गई हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो राज्य को ये अधिकार होगा कि वो आपकी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है और इसके खिलाफ आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। आप न्यायालय में इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारी 9वीं अनुसूची, जिसमें बात की गई है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की वो कौन कौन सी विधियां हैं। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप फैक्ट के रूप में इसको जान लीजिए कि राज्य द्वारा अधिग्रहण की कुछ विधियाँ होती हैं और उसी को जो है अनुसूची के भाग 9 में दिया गया है, 9वीं अनुसूची में दिया गया है। आइए दोस्तों हम आपको देखते हैं 10वीं अनुसूची। हमारी 10वीं अनुसूची। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जो अनुसूचियों की संख्या थी वो प्रॉपर 8 हुआ करती थी और इसमें जो है अब इसको 12 कर दिया गया। तो 10वीं अनुसूची जो बाद में जोड़ा गया था ये हमारा 52वां संविधान संशोधन के जरिए 1985 में 1986 में इसमें इसका विषय क्या है? दल बदल विरोधी कानून। अब जिसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस आपका विषय है तो भारतीय जो पॉलिटिक्स थी 1980s में या अर्ली 80s या 90s में वो क्या होती थी कि कोई विधायक या नेता जो होता था वो जीतता तो एक दल के साथ था, लेकिन जब उसकी सरकार या मेजॉरिटी में रह जाती थी तो वो भाग के जो है वो सत्ताधारी दल में चला जाता था। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए ये 10वीं अनुसूची बनाई गई है कि इसमें दल बदल विरोधी कानून बनाए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब अगर कोई सिंगल आदमी अपना पार्टी छोड़ के वो दूसरी पार्टी में जाता है तो अगर प्री पोल अलायंस है या पोस्ट पोल अलायंस है, इसके अलावा अगर ये कोई चीज़ है तो ये गैर कानूनी माना जाएगा और उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? कैंसिल कर दी जाएगी। इसमें शर्त ये लगाई गई कि अगर आप अपनी पार्टी के नीतियों के विरोध में हैं या तो आप इस्तीफा दीजिए या फिर 1/3 सदस्यों के साथ आप पार्टी या जिस पार्टी में जा रहे हैं आप उसमें ज्वाइन करिए। लेकिन उसकी शर्त ये होनी चाहिए कि जितने निर्वाचित सदस्य उसके हैं ये संख्या उनकी 1/3 से के अधिक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 11वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। तो 11वीं अनुसूची में हमारे पंचायतों के बारे में दिया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है और इसको 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची हमारी क्या है दोस्तों? पंचायतों के क्षेत्राधिकार से संबंधित। पंचायतों के क्षेत्राधिकार से संबंधित है ये। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? इसको किया गया 73वें संविधान
संविधान संशोधन 1993 में 1993 में इसको दिया गया और इसमें कुछ विषय दिए गए जो विषय पंचायतों के क्षेत्राधिकार के बारे में डिस्कस करते हैं। आगे इस पर अगर आपको वीडियो स्पेशल चाहिए तो इसमें जो विषय होते हैं जो इनमें होते हैं, अभी जो भाग संविधान का जो आर्टिकल होता है आर्टिकल 243 243 इसमें ABCDEFGH करके हैं। तब हम यहाँ पंचायतों का क्षेत्राधिकार को हम डिस्कस करेंगे इस भाग में, तो हम आपको पंचायतों के क्षेत्राधिकार के बारे में बताएंगे दोस्तों। अब हमारी आखिरी और है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची दोस्तों हमारी है जो शहरों के न्याय नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा। 74वें संविधान, माफ़ करिएगा, 74वें संविधान संशोधन 1993 में इसको प्रपोज किया गया था। और इसमें जो शहरों के जो वार्ड होते हैं, जो सभासद होते हैं, आम भाषा में इसमें जो ये क्षेत्राधिकार किससे मिलकर बनता है? ये ग्राम प्रधानों से या ग्राम पंचायतों से। और ये जो वार्ड के जो सभासद होते हैं उससे, और ये सभासद मिलकर नगर पालिका के अध्यक्ष को चुनते हैं। तो नगर पालिकाओं के अध्यक्ष यहाँ ग्राम प्रधान या जो पंचायत सदस्य होते हैं वो मिलकर ग्राम पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। तो 11वीं सूची में पंचायतों के क्षेत्राधिकार के बारे में बात की गई है और 12वीं सूची में नगर पालिकाओं के लिए। तो कल से दोस्तों हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक भारतीय संविधान एवं भारतीय संघ के राज्य एवं क्षेत्र के बारे में। तो पहला आर्टिकल 1, 2, 3, 4 उसमें क्या है, एक एक आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज ये उम्मीद करते हैं कि अनुसूचियाँ आपको समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे हमारे साथ जुड़िए। और आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे और एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।